हेलो दोस्तों, जरा इस लिस्ट को देखिए। अमेरिका और चाइना के बाद भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनर बसते हैं। मिलियनर के मामले में ये नंबर होता है 15। कितना फकर की बात है ना, हमारे देश में इतना अमीर बसते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। 140 करोड़ देशवासी का 15% लोग ऐसा भी है जिसका सालाना इनकम 12,500 है। मतलब लगभग 20 करोड़ लोग ऐसा है जो लोग महीना में अप्रोक्स 1,000 रुपए कमाते हैं। 52% लोग यानी लगभग 70 करोड़ लोगों का इनकम महीना में 4,000 की आसपास है। लोग अमीर होने के लिए साल भर 1,000 रुपए लॉटरी पर उड़ा देते हैं, पर इमरजेंसी में 1 रुपए नहीं होता है। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में जो 70 करोड़ लोगों का इनकम सालाना 4,000 है, उन लोग ये मानता ही नहीं, ये सोचता ही नहीं कि उन लोग और ज्यादा कमा सकते हैं। उन लोग मानते हैं कि ये उनका तकदीर है, ये उनका लक है, इससे ज्यादा उन लोग कुछ भी कर ले, अर्निंग तो बढ़ने वाला नहीं है। और ये होने का कारण इंसान लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल होते हैं। लोग चाहे अमेरिका की हो चाहे भारत की, फिनेंशियल फैसला तो जज्बात यानी इमोशन की बेस पर ही लेते हैं। बाद में ये लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं मेरा डिसीजन सही है। और ये होने का एक कारण ये है कि फिनेंस में ऐसा कुछ एडुकेशन है जो हम लोगों को डिसीजन लेने की कुछ साल बाद मिलते हैं, और उस टाइम हम लोग अफसोस करते हैं, खास हम ये नहीं करते, काश मैं लॉटरी नहीं काटते, अगर वो स्टॉक ले लेता तो क्या होता। दोस्तों, आज इस वीडियो पर साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, जो हमारा साइकोलॉजी और माइंड सेट रिलेटेड है, जिसके चलते हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं। पर आज से ये सुधर कर आप लोग सही डिसीजन ले पाओगे और बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे। तो वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर देखना। है दोस्तों, आप सबको फिनिंग्रो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, एक रिपोर्ट बताते हैं कि 2014 में अमेरिका पर कुल 28 लाख लोगों का मौत हुआ, लेकिन उनमें से 4,000 लोग ऐसा था जिसके पास 8 मिलियन से ज्यादा संपत्ति था। और उनमें से एक आदमी है रोनाल्ड रीड। जब इनका मौत हुआ तब इनके पास $8 मिलियन, मतलब हमारा इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करे तो आज का डेट में लगभग 64 करोड़ रुपए इनके पास था। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रोनाल्ड रीड जिंदगी भर सफाई वाला चपरासी जैसा काम किया, जिसका तनख्वाह ही पेट पालने की बराबर था। फिर भी वो फिजूल का खर्चा रोका और थोड़ा थोड़ा सेव किया और बाद में उसको इन्वेस्ट किया। और आखिर में क्या रिजल्ट आया वो आपके सामने है। 64 करोड़ रुपए, मतलब $8 मिलियन। 2014 में और एक आदमी का मौत हुआ जिसका नाम है रिचर्ड फुस्कॉन। इसके पास MBA डिग्री था और इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था। लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने एक घर खरीदा जिसका मेंटेनेंस खर्चा ही था महीना पर $90,000। लेकिन दोस्तों, 2008 में जो मंदी आई थी, यहाँ पर रिचर्ड फुस्कॉन का दिवाला निकल गया और वो एक गरीब इंसान बन गया और 2014 में इसका मौत हो गया। दोस्तों, दोनों कहानी हम लोग सुने हैं। एक सफाई वाला $8 मिलियन कमा रहा है और एक अमीर इंसान वो भी गरीब हो रहा है। अगर आप चाहे तो रोनाल्ड रीड जैसा आहिस्ता आहिस्ता भी अमीर बन सकते हैं, और चाहे रिचर्ड फुस्कॉन जैसा पूरा अमीर बन के भी सब कुछ गवा सकते हैं। क्योंकि अमीर होना, अमीर रहना पैसा का नहीं, स्किल का खेल है। अगर आपके पास स्किल भी नहीं है तो आपके पास ऐसे रहना चाहिए जो आपको अमीर बना देगा, जैसा रोनाल्ड रीड भी बना था। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आपको अपना लक को, अपने तकदीर को शुक्रगुजार करना पड़ेगा, थैंक्स कहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है और आपको इसको संभालना पड़ेगा, जैसा बिल गेट्स बोलते हैं। दोस्तों,
माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स का मानना है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर पाया, इसका पीछे कहीं ना कहीं उनका लक काम करते हैं। उनका मानना है कि वो लकी था कि उनको 8th स्टैंडर्ड क्लास में कंप्यूटर चलाने का एक्सेस मिल गया। जब 1968 में 13 साल का बिल गेट्स स्कूल लेक साइड में एडमिशन लिया, उस टाइम दुनिया भर में 300 मिलियन स्टूडेंट था। उनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट ही लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। उनमें से एक था बिल गेट्स। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर एक्सेस 1 मिलियन पर एक स्टूडेंट का हुआ और इसीलिए शायद बिल गेट्स खुद को लकी मानता था। अगर बिल गेट्स उस वक्त लेक साइड स्कूल पर ना पढ़े होते, शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। मगर उनका दोस्त केंट इवंस भी ये काम कर सकता था। वो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर बन सकता था, लेकिन उन्होंने माउंटेन ट्रैकिंग के रिस्क ली और उनका डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों बात ये है कि स्कूल स्टूडेंट का माउंटेन ट्रैकिंग में डेथ का चांस 1 in a million है, लेकिन वो बदनसीब केंट इवांस ही निकला। ऑथर कहते हैं आपको लक पर डिपेंड होना नहीं चाहिए, मगर इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होकर मानते हैं आप लकी हो, तो साथ में रिस्क को इग्नोर मत करो, क्योंकि रिस्क ऐसा एक फैक्टर है जो आपका सक्सेस छीन सकते हैं। अगर आप रिस्क के चलते अनसक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ पर पूरा ब्लेम खुद के ऊपर मत ले लो, थोड़ा कुछ लक के ऊपर छोड़ दो। और इसी तरह लक और रिस्क को बैलेंस करके अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे तो आप फायदे में रहोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 20 लाख का कार चाहिए तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। कार के लिए 20 लाख पे करो, कोई सस्ता सा कार खरीद लो, या रबरी कर लो, मतलब कार को चोरी कर लो। लेकिन 99.99% लोग चोरी का ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करते हुए जो कार उन्हें मिल रहा है, फ्यूचर में उसकी कीमत से बहुत ज्यादा उसको नुकसान होगा। उनको जेल जाना पड़ सकता है, उनको पनिशमेंट मिल सकता है, उनको बहुत सारा पैसा पेनाल्टी लग सकता है। मतलब गाड़ी चुराने का जो बेनिफिट नुकसान से बहुत छोटा है, और ये हर एक आदमी को दिखता है, इसीलिए कोई चोरी का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करता है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग के मामले पर भी आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। पहला, पैसा उस जगह इन्वेस्ट करो जहां पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, जैसा इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स। लेकिन ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, और ये कीमत कोई पैसा नहीं, कोई मोल नहीं। इसका मोल है अनसर्टेनिटी, डाउट, लर्निंग, पेशेंस, डिसिप्लिन। ये सब कीमत अगर आप चुका पाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदा होगा। दूसरी तरफ आपका पैसा कुछ सेफ जगह पर रखो जहां पर रिटर्न बहुत ही कम है, जैसा फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स। इसी को ऑथर कार चोरी से कंपेयर किए हैं। कार चोरी में कार का बेनिफिट तुरंत हम लोगों को मिल रहा था, लेकिन लोगों को दिख रहा था कि आने वाला नुकसान कितना बड़ा है। लेकिन सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करने पर लोगों का बेनिफिट तो दिखता है, लेकिन आने वाला नुकसान उसको नहीं दिखता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सेफ जगह पर पैसा इन्वेस्ट करता है। परंतु अगर आप खुद के ऊपर कुछ कीमत पे करके कुछ सीखोगे तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा मेरे दोस्त, और यही ऑथर इस बुक में बताया है। दोस्तों, अमीर होने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपना संपत्ति को सही ढंग से कंट्रोल ना कर पाना। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कुछ कंट्रोल करने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। अब्राहम जार्मेनोस्की और जेसी लिवरमोर
एक टाइम पर जाना माना दो नाम था। जार्मेनस्की 1920 में जो रिसेशन आया वहां पर अपना पूरा संपत्ति खो दिया और वो सुसाइड कर लिया। लेकिन जेसी लिवरमोर उसी रिसेशन में $3 बिलियन कमाया और वो अपना कंट्रोल खो बैठा और ओवर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेने लगा, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेने लगा और 4 साल बाद उसका हालत भी जार्मेनस्की जैसा ही हुआ मेरे दोस्त। इसीलिए अगर आपके पास वेल्थ है तो उसको कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अमीर बनना जितना आसान है, अमीर रहना उतना ही कठिन काम है। अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, लेकिन उसको संभालने के लिए सर्वाइवल होना पड़ेगा। खुद पर घमंड ना आए इसके लिए लाख पर रिस्क पर भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग शायद देखे होंगे 90% सेल्फ मेड अमीर इंसान होता है, उन लोगों के पास ना घमंड होता है ना उनका पैसा डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास लॉटरी से पैसा आता है, अचानक पैसा जिसके पास आते हैं, उन लोग अपना पैसा कुछ ही सालों में खो देते हैं और ये परसेंट 70 के आसपास है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, गरीब होने से भी पेनफुल है अमीर होकर फिर से गरीब हो जाना। और इसका मूल रीजन है अपना पैसा को सही ढंग से मैनेज ना कर पाना, खुद के ऊपर कंट्रोल ना कर पाना। अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपने लिए लीजिए, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, क्योंकि जो चीज दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, तो ये था साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको कुछ सीखने मिला है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहिए। आपका मूल्यवान ओपिनियन हमको कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।